दबाते हैं हमारी। क्या बात है। लेकिन जो हमारी आवाज दबाता है हम उसको जमीन में दबा देते हैं, क्योंकि हम कंटेबिलिटी और बिरसा मुंडा के विचारों पर विश्वास करते हैं, हम नेताओं के विचारों पर नहीं करते। साथियों, एंट्री मारी भी दोस्त लोगों ने। हम लोग हजारों की संख्या में यहां बैठे हैं और अलग अलग आदिवासी भी हैं। कोई गोंड है, कोई भील है, कोई पावरा है, कोई महादो कोली है। अलग अलग जनजाति के लोग यहां पर बैठे, अलग अलग प्रदेश के लोग यहां पर बैठे। सब लोगों की भाषाएं अलग अलग है, सब लोगों की परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन एक सवाल हमारे सामने खड़ा है कि ये सवाल एक जगह कैसे आया। ये सवाल का स्वरूप एक जगह कैसे दिखे। मैं उदाहरण देता हूं। एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, सॉरी कुरान शरीफ देता है। एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है। एक हिंदू भाई अपने बच्चे के हाथ में महाभारत देता है, रामायण देता है। एक बौद्ध भाई अपने बच्चे के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ग्रंथ देता है, बुद्धा हिंदू धम्मा। ये चारों अपने बच्चों को यही बताते हैं कि बेटा ये तेरे जीने का रास्ता है, ये तेरे मरने का रास्ता है, इसी रास्ते से तेरे को अपनी जिंदगी जीना है। ये पूरे आदिवासियों के बच्चों ने पूछा आपसे कि मेरे लिए कौन सा ग्रंथ बना के रखे आप। तालियां कोई नहीं बन जाएगा। हमारे लिए कौन सा ग्रंथ बना के रखे आप, जो ग्रंथ हमको बता सके इस देश में हमारा वजूद क्या है, इस देश में हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन है, हमारा मूल क्या है। आपके पास उपलब्धि नहीं। आपने राणा पूजा की बात की, मैं वहां गया था। उसके परिवार का नाम भी नहीं लिखा है, उनकी मां का नाम भी नहीं है, उनके बाप का नाम भी नहीं लिखा है। यहां तक कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाई। रिपोर्ट अलग चीज होती है, जिसको गैजेट बोलते हैं, वो बनाई ही नहीं। राणा प्रताप की बनाई है। बड़ी विचित्र बात है। जो बात वीर पुंजा के साथ हुई है, वही बात हमारे साथ इसके पहले भी रिपीट हुई थी। सब लोगों ने कुछ ना कुछ बताया इस शहर के बारे में। जो डाकन कोटरा आपने नाम बोले ना, ये डाकन शब्द का मतलब होता है साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट इसलिए नहीं, यहां पे अवशेष है जिसको आप सबरी बोलते हैं ना, माता सबरी, उसका ये संशोधन केंद्र था। यहां पे वो आश्रम था, इसके अवशेष है। ये मैं नहीं बोल रहा, अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। और उसके साथ क्या हुआ था कि राम अपना राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए थे। राम जी की तबीयत खराब हो गई, अस्वस्थ हो गए थे वो। और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो आदमी किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर का नाम क्या था, सबरी, माता सबरी। 12 किस्म के बेर होते हैं, मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोलता है, जिसमें से 6 किस्म के बेर पॉइजनस होते हैं और 6 किस्म के बेर ये दवाइयों के भी काम आते हैं। विश्व में केवल एक ही कौम है, कोई रामदेव बाबा पामदेव बाबा नहीं जानता, केवल आदिवासी ही जानता है कि बेर का कैसे इलाज किया जा सकता है। वो जानता है कि इस बेर से क्या करते हैं। ये माता सबरी जो रावण की मौसी थी,
2 मिनट। आप लोग रावण के बारे में ऐसे नारे दे रहे हो जिसी नेता के बारे में दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो राम जी का इलाज करी, उनको पॉइजनस बेर टेस्ट करी, जो पॉइजनस बेर थे उनको अलग कर दी, जिसमें जहर था उनको अलग करी, और जो बेर ट्रीटमेंट किया जा सकता था वो बेर दी। राम जी अच्छे हो गए। समझने की बात है, जो महाराणा प्रताप के साथ में और इनका जो हमारे पूजा जी के साथ में हुआ है, वही बात पहले भी हुई थी। अब मरीज गया डॉक्टर के पास, तो मरीज का डॉक्टर सेवा हो गया क्या? माता शबरी ने राम भगवान का ट्रीटमेंट करी। महान कौन? डॉक्टर की बड़ा कि मरीज बड़ा? डॉक्टर। लेकिन इतिहास में लिख दिया गया राम भक्त शबरी, राम जी के चरणों के नीचे जगह दे दी उसको। अब डॉक्टर को पेशेंट के चरणों के नीचे जगह दी। हनुमान जी ने राम की मदद किया तो उसको राम भक्त हनुमान बना दिया। शंकर भगवान का भी वही हाल कर दिया। जब शंकर भगवान आदिवासी की टीम में था तो पहले नंबर का भगवान था महादेव, लेकिन जैसे वो आर्यों की टीम में चले गया तीसरे नंबर का भगवान बन गया ब्रह्मा विष्णु महेश। जो कैप्टन था वो तीसरे नंबर का प्लेयर बन गया। यानी आदिवासियों के साथ में होते ही आया है। मैं बोल रहा हूं, यहीं से बोल रहा हूं आपको, मैंने इसकी स्टडी किया हो। 70% लड़ाई हमारे ही आदमी ने लड़ा था, राणा प्रताप ने नहीं लड़ी। इसके लिए कोई अगर बोले भी मेरे को तो मैं इसके प्रूफ करवा सकता हूं। आदिवासी झूठ नहीं बोलता है। एक दूसरी बात, ना ही हमारे पास कोई साधन है, ना ही ऐसा कोई ग्रंथ, और ना ही ऐसी कोई टीम जो इसके बारे में सोचे कि समाज एक जगह कैसे आए। समाज है करके एमएलए है, समाज है करके सांसद है, समाज है करके आरक्षण है, समाज है करके मिनिस्टर है, समाज है करके इंजीनियर है, समाज है करके डॉक्टर है। आप लोगों से पूछता हूं, समाज नहीं रहता तो क्या होगा? ये रिजर्वेशन किसी एक आदमी के लिए नहीं, समाज के नाम पर मिला है। इट्स अ सोशल रिजर्वेशन which has been given and awarded to the tribes। इस समाज को एक समाज मान के इसको अवार्ड किया गया है। देश में 2000 जनजातियां हैं, आदिवासियों के 45 धर्म है, 87,000 संगठन है। एक जगह कैसे लाओगे आदिवासियों को? यह प्रश्न अपने सामने सबसे बड़ा है। एक दो बातें बताता हूं मैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई कि इस देश में सबसे ज्यादा ब्लड बैंक है, भारत में सबसे ज्यादा ब्लड बैंक है जो विश्व की मदद कर सकता है। उसके बाद में एक रिपोर्ट आई कि ये जो ब्लड बैंक है ये आदिवासी क्षेत्रों से ही लोग देते हैं, यानी आदिवासी ब्लड दे रहा है। उसके बाद एक रिपोर्ट आई कि यह उन्हीं क्षेत्रों में होता है, ब्लड बैंक का जो नमूने है जहां पे कुपोषण है, जिसको मॉल न्यूट्रिशन बोलते हैं आप लोग, जिसको भूखमरी बोलते हैं। साथियों, ये दोनों बातें बड़ी अजब है। आदमी खाता इसलिए है क्योंकि उसमें खून निर्माण होना चाहिए, खून पैदा होना चाहिए, और जो भूखा आदमी है वो ब्लड कैसे दे रहा है ये देखने के लिए जब निकले तो पता चला कि इस देश का आदिवासी आदमी खून इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको 800 रुपए मिलेंगे और वो राशन की दुकान पर जाएगा, इसलिए ब्लड दे रहा है। यानी इस देश में आदिवासी को जिंदा रहने के लिए अपना खून बेचना पड़ता है। रोटी के लिए अपना खून देने वाली कौम पूरे देश में कोई दूसरी कौम नहीं, केवल आदिवासी है। दूसरी बात, आपने शायद नहीं देखा होगा कि जितने असुरक्षित मजदूर हैं, इन लोगों का इन्होंने इंश्योरेंस किया है, और देश के 80% जो असुरक्षित मजदूर है वो आदिवासी।
फुकट में बीमा कर दिया और मरेगा तो 60,000। यानी इस देश में आदिवासी की जान की कीमत कितनी? 60,000। आदिवासी का बच्चा अगर आपके स्कूलों में मर जाता है तो 30,000। बाप की कीमत 60,000, बच्चे की कीमत 30,000, पूरा परिवार 90,000 में समझ गया। और ईद का बकरा भी 1 लाख रुपए का बिकता है। आदिवासी की मूल्यांकन की बात कर रहा हूं। तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत 20,000, तुम्हारे समाज के आदमी की कीमत 60,000। एक किडनी भी बेचेंगे तो 4 लाख की बिकती है। ये इंडिकेशन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि जो आने वाले समय में मानव तस्करी होगी उसके लिए आपको किसी दूसरे की शरीर लेने की जरूरत नहीं है। आज सस्ता आदमी और आदिवासी है। आपका बच्चा खतरे में है, एमएलए का भी बच्चा खतरे में है, मिनिस्टर का भी बच्चा खतरे में है, अधिकारी का भी बच्चा खतरे में है और मजदूर का भी बच्चा खतरे में है। पैसा नहीं बचाएगा आपको। हमारे मिनिस्टरों को दूसरे लोग सम्मान नहीं देते, सिर्फ समाज सम्मान देता है। दूसरे नेता हंसते हैं हमारे मिनिस्टरों, हमारे एमएलए को हंसते हैं। आपको कोई दूसरा सम्मान नहीं देगा। एक साड़ी की 3 साड़ियां करती है आदिवासी भाई और बेटी को भी देती है, खुद भी पहनती है। एक साड़ी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि 3 साड़ी बना सके। ये हाल है समाज। ऐसा समाज तो मैं देखा ही नहीं भाई। अरे तुमको किसी ने पूछा आदिवासियों का कब्रिस्तान है क्या? चलो अलग से जीने के लिए जगह नहीं है, तुमको तो अलग से मरने के लिए है क्या? नहीं है। न जीने के लिए जगह है, न मरने के लिए जगह है। काहे के राजा है आप? कौन तुमको राजा बोलेगा? क्या सोशल वैल्यू है तुम्हारे पास? क्या पॉलिटिकल वैल्यू है? अरे जिसने तुम्हारी कौम के लिए लड़ा यार, उसका नाम तक नहीं जचवा सके हम। टंट्याभिल के भी साथ वही हुआ। अभी भी टंट्याभिल का नाम क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है और इनका भी नाम क्रिमिनल ट्राइबल लिस्ट में है, शहीदों की लिस्ट में नाम नहीं है। मालूम ही नहीं इन्होंने क्या किया। ये वो व्यक्ति है जिसने 1,75,000 एकड़ जमीन के लिए लड़ाई लड़ा। आज जो आदिवासी के पास जमीन है ना, इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो जमीन है, आप जाके देख लेना 400 साल पहले का इतिहास कि जमीन आपको दी गई है। महाराणा प्रताप के समय में आदिवासियों की जमीन छीन ली गई थी। शिवाजी महाराज के साथ भी वही हुआ। शिवाजी महाराज की जमीन आदिवासियों की, वहां का जमीन आदिवासियों की, उसकी सेना में लोग आदिवासी और राजा शिवाजी। यहां पर भी वही हुआ। महाराणा प्रताप की सेना में आदिवासी सेना। महाराणा प्रताप का जहां किला है वो आदिवासियों का किला है। महाराणा प्रताप की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी और राजा को महाराणा प्रताप। सेना हमारी, राजा दूसरा। यह है पॉलिटिक्स। क्या बात है? किसी को मालूम है राघोजी भांगरे कौन है? किसी को मालूम है टंट्याभिल कौन है? किसी को मालूम है बिरसा मुंडा कौन है? हमको तो ये भी नहीं मालूम। 113 साल के बाद में पता चल रहा है इस देश को बिरसा मुंडा कौन है। साथियों, अरे बिरसा मुंडा वो नाम है जिसने आपको कपड़े पहनाया है। महानायक टंट्या वो नाम है जिसने आपको जमीन दिलाया है। जिनको पूजा, आपको शायद ये राणा पूजा बोलते हैं, इनको दूसरे बेल्ट में राणा भगत भी बोलते हैं। इन्होंने जमीन दिलाई। जब नौकरियां नहीं थी, आज से पहले, आजादी के पहले नौकरियां और रिजर्वेशन नाम की चीज नहीं थी, तब इंसान एक ही बात पे जिंदा रहता था, वो थी उसकी जमीन। और जमीन की लड़ाई इस देश में 70 सालों से आदिवासियों ने लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। और जितनी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में हुई है उसकी 70% आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है। और प्रमाण पत्र किसको मिले? स्वतंत्र सेनानी के, जिन्होंने उंगलियां भी नहीं कटाई,
तिरंगे झंडे पकड़े तो उनको प्रमाण पत्र मिले। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तो हद कर दी। उन्होंने जिन लोगों ने इमरजेंसी में अंदर हुए थे उनको 20,000 रुपए की पेंशन मिलती है, यहाँ भी मिल रही है, डिक्लेयर कर दिए। लेकिन आदिवासी से छीन लिए, छीन लिए। ये वास्तविक स्थिति है पूरे देश की। भाई मैं 2 मिनट बोलूंगा बिरसा मुंडा के बारे में और 2 मिनट कुछ और। आप बोलेंगे तो चालू रखूंगा, तो बंद है। बिरसा मुंडा के आंदोलन का नतीजा था जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। 1898 में एक कानून बना, एक ऐसा कानून जो पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं बना, किसी भी देश के संविधान में नहीं है, जो भारत के संविधान में। उस कानून में यह लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। यह पहली आजादी, भारत में किसी को अंग्रेजों ने इतनी बड़ी आजादी नहीं दी जितनी आदिवासियों ने दी, आदिवासियों ने दी। साथ ही सरकार भी नहीं ले सकती। इसका मतलब साफ है कि आदिवासियों को उनकी संस्कृति की और संपत्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी अंग्रेजों ने। और यही कानून की वजह से आपके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन है। आज जो अब जिंदा है इस कानून की वजह से जिंदा। अगर ये कानून नहीं होता तो आदिवासियों को तो लूट लेते थे इस देश में। मुट्ठी भर नमक की वजह से भी इन्होंने आपकी जमीन ली है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है जिसमें 13 रुपए और मुट्ठी भर नमक की वजह से 27 एकड़ जमीन ले ली है उसने। ये कानून भी जिंदा रखा है इस देश में आदिवासी। वो है बिरसा मुंडा। अरे आपको कौन से भगवान ने जमीन दिया भाई? उस भगवान के नाम बताओ कि आपको कौन से भगवान ने जमीन दिया है। यहां तो संतों ने भी आदिवासियों को लुटेरा बन के लूट डाला है। सबने आदिवासियों की जमीन ली है, लेकिन तू रियल भगवान तो वो है जिसने हमको रोटी दिया, रोजी दिया, हमको जमीन दिलाया। ये हमारे रियल भगवान है। लेकिन हम नाम भी लेते हैं तो राणा पुंजा, महानायक राणा पुंजा बोलते वक्त तकलीफ होती है। लेकिन रविशंकर का नाम लेते हैं, श्री श्री रविशंकर। हमें कोई क्या है, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। हम लोग हमारे बाप का नाम भी अच्छे से नहीं लेते। हम अपने बाप को इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत कौन करेगा इस देश में? नहीं मिलेगा। कौन करेगा? प्रशिक्षण देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिसको आप लोग संविधान का निर्माता बोलते हो, नहीं। जिनको इस देश में सबसे बड़ा होता है लोकतंत्र में, जिसको फादर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। उनको पश्चिम बंगाल से जिता के लेके गए आदिवासी। सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जीते। सुभाष चंद्र बोस के भाई जो थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि थे। जिसने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को आखिरी वोट दिया उस आदमी का भी नाम बिरसा था। बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में इस बात को कबूल कर लिया था कि मैं अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं बिरसा मुंडा। और वही बात पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के दिमाग में थी, क्योंकि बात जमीन की थी। आदिवासियों ने आरक्षण की लड़ाई हल्के में लिए, जमीन की लड़ाई के लिए सर भी कटा दिया। मैं बाबा साहब के दूसरे का समय भी इनको दिया जाए। मेरा ये कहना है, मैं किसी का समय चुराऊंगा नहीं।
मैं सुनूंगा, मैं बंद कर दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। तो वो बाबा साहब पश्चिम बंगाल से जीते, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत के संविधान बनाने का उनको मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता, उसको चाहने वाले लोग नहीं होते, उसके आंदोलन को मानने वाले लोग नहीं होते, तो बाबा साहब जीतते नहीं और उनको संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता, और संविधान नहीं बनता तो आपको आरक्षण नहीं मिलता। ये बुनियाद है, ये बुनियाद है। यही आंदोलन राघोजी भांगरे का है, यही आंदोलन महानायक टंडन का है, यही आंदोलन हमारे महापुरुष, जितने भी महापुरुष हैं उनका है। साथियों, आज की परिस्थिति में, आज की बुनियादी परिस्थिति में जरूरत है कि समाज के आम आदमी को प्रशिक्षित किया जाए। अगर आपका इस देश में संविधान साथ नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही, किसी की भी गवर्नमेंट में, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट, तो इस देश में वही समाज जिंदा है भाई, जिस समाज के पास में मिशन है, जिस समाज के पास में विचारधारा है, जिस समाज में चलाने वाले लोग हैं, उस समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उस समाज के चालक, पालक और मालक है, जिसको जीओडी गॉड बोलते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज का मिशन पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में होना चाहिए। वो मिशन खड़ा करने के लिए तैयारी करो। उस मिशन के बगैर जिस समाज का मिशन है वो समाज मरा नहीं है। एक मुस्लिम भाई का साथ तो लेके लीजिए, उदाहरण है उसके पास, कचरा चुनने का काम करते तो भी सामाजिक स्वाभिमान के साथ काम करते। तो वैसे ही आदिवासी, हमारा भी मिशन होना चाहिए। ठीक है, हमारा भी मिशन होना चाहिए, हमारे भी लोग समर्पित भाव से काम करना चाहिए। मैं नेता के खिलाफ में नहीं हूं, पॉलिटिक्स के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में भी वही लोगों ने जाना चाहिए जिनको समाज समझ गया, जिसके समाज में दर्द हो, जिसके दिल में समाज के लिए उसकी वेदना को, उसकी तकलीफों को समझता। साथियों, एक नेता बनाओगे तुम तो 5 साल तक के काम देना, लेकिन एक कैडर बनाओगे, एक मिशनरी कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर तक के काम देगा। और नेता भी बने तो वो मिशन की सोच का, सामाजिक सोच का नेता बने। आज बहुत अच्छा सम्मेलन आप लोगों ने किया, अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं। हमारे बिरसा ब्रिगेड के भी बहुत सारे लड़के हैं, वो भी अलग अलग क्षेत्र से आए, अलग अलग संगठन के भी लोग। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, क्या समाज को सही में मिशन की जरूरत नहीं है? इस समाज को जिंदा रखने के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन को जिंदा रखने के लिए केवल सामाजिक मिशन ही एकमेव पर्याय है। मैं जाते जाते महिलाओं के लिए 2 शब्द बोल देता हूं, गुस्से में मत देखो मेरे को। नहीं, कौन देख रहा है भाई? सब लोग बोलते हैं, कमिश्नर साहब से भी मैं माफी मांग रहा हूं, मैं 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूं। हेलो, सब लोग बोलते हैं कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। मैं सब लोगों से पूछता हूं सवाल, धर्म तो 2000 साल पुराना है, आदिवासियों की संस्कृति को 10,000 साल हो गए, और प्रकृति संस्कृति की निर्माता है, प्रकृति ही संस्कृति की निर्माता है, नेचुरली ये मैनमेड नहीं है। हर धर्म का संस्थापक पुरुष है, चाहे इस्लाम ले लो, हिंदू धर्म ले लो, क्रिश्चियन धर्म ले लो, उसका संस्थापक पुरुष है। लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता कौन है? महिला है, मां है। इसलिए मैं सबसे पूछता हूं, ये दुनिया को बनाने वाला, ऊपर वाला, ये शब्द वापरते सब लोग, ये दुनिया को बनाने वाला ऊपर वाला है। मैं पूछता हूं उनको, ऊपर वाली क्यों नहीं हो सकती? जिसने इस दुनिया को बनाया ऊपर वाली भी तो हो सकती है। लेकिन जब ऊपर वाली की बात आएगी तो आदिवासी संस्कृति की बात आएगी, और जब आदिवासी संस्कृति की बात आएगी तो इस देश में फिर से वो इतिहास खड़ा हो जाएगा कि इस देश का मूल मालिक कौन। एक मुस्लिम भाई को कुछ होता है,
तो विश्व के जितने मुस्लिम देश हैं सपोर्ट करो ना, सपोर्ट करो। यूनाइटेड नेशंस में उसके खिलाफ, उसके फेवर में बात करते हैं। जैसे उसकी स्पीच लड़ाई खत्म करते होता है बिरसा मुंडा हैं। जिंदाबाद एक नारे बौद्ध भाई को कुछ होता है तो पूरे विश्व के बौद्ध देश के लोग उसके लिए बात करते हैं। बरखा लखा नहीं ये लोग आए दिन 1 घंटे के बाद एक आदिवासी बच्चा मरता है, 1 घंटे के बाद एक आदिवासी आदमी गोली खा के मरता है, 1 घंटे के बाद एक आदिवासी आदमी भूख से मरता है, 1 घंटे के बाद एक आदिवासी परिवार अपना सदा के लिए गांव छोड़ देता है, हर 1 घंटे के बाद एक आदिवासी परिवार इस देश में धर्मांतरण करता है, हर 1 घंटे के बाद में एक आदिवासी परिवार का आदमी अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि उसका कोई वाली ही नहीं है। इसके बारे में क्या, इनके बारे में कौन सोचेगा भाई? इसलिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आप लोगों की तरफ, पूरे भील समाज की तरफ, पूरे भील वंश के लोगों की तरफ, पूरे देश के आदिवासी देख रहे हैं कि ये गद्दार है या ईमानदार है, ये समाज के साथ में रहते हैं या नहीं, ये समाज की सही लड़ाई लड़ सकते हैं या नहीं। अरे राणा प्रताप के लिए आप लोग लड़ सकते हैं तो अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? ये सवाल मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं विनती करता हूं, अपील करता हूं, ईमानदारी और समझदारी यही सबसे बड़ी चीज है। इस समाज को जिंदा रखने के लिए आप लोग यहां शपथ ग्रहण कर लो, एक सामाजिक दीक्षा और सामाजिक शिक्षा का मार्ग अपना लो। आज के बाद पूरे देश के आदिवासी एक जगह कैसे आएंगे, पूरे विश्व के आदिवासी एक जगह कैसे आएंगे, अपनी जनरेशन जिंदा कैसे रहेगी? रिजर्वेशन नहीं रहा तो क्या करोगे आप? There is reservation now, reservation is nowhere. प्राइवेटाइजेशन हो गया है, गड्ढे खोदने की भी मशीन आ गई, वो भी काम नहीं मिलेगा तुम्हें। तो जिंदा कैसे रहोगे? जमीन भी चली जाएगी तुम्हारी, तुम्हारा रिजर्वेशन भी चले जाएगा। हमारा दुश्मन ने तो प्लानिंग बनाया है, मूल निवासी, आदिवासी, वनवासी या 10 साल बाद स्वर्गवासी। ये याद रखिए, इस देश के 9% आदिवासियों को खत्म करके बाकी भारतीयों की जिंदगी का सपना देखने वाले लोग इस देश में राज करते हैं। मैं पार्टी वार्टी के खिलाफ में, कोई भी पार्टी रहे, हमको सोचना पड़ेगा अपनी कौम को जिंदा रखने के लिए, हमको सोचना पड़ेगा अपने समाज को जिंदा रखने के लिए। आप यहां तालियां बजाने नहीं, बड़ी मेहनत लगती है इतने लोगों को जमा करने के लिए। एकता परिषद का हर एक आदमी समाज का नेता है, इनके लिए तालियां बजाओ। बहुत ईमानदारी से काम किए। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसको साथ में चलो और मिशन चलाओ, मिशन के लिए काम करो, सामाजिक मिशन के लिए जियो, सामाजिक मिशन के लिए मरो। पॉलिटिक्स में उसका पार्ट हो सकता है। इन लोग मेरे को बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं। जय बिरसा, जय आदिवासी। जोर से लगा।